जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है लड़ाई आत्मसम्मान की। मई जून का महीना, शरीर को झुलसा देने वाली भयानक गर्मी पड़ रही थी। सुबह से ही रसोई घर में काम करते करते कुसुम देवी जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी। इसीलिए थोड़ी देर के लिए एसी के सामने जाकर बैठ गईं और बड़े ही शौक से मोबाइल में अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर मोबाइल पर रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्ण जैसे सीरियल देखना उन्हें अच्छा लगता था। उनके पति दीपक जी वहीं पास में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही एसी के सामने आकर बैठी ही थी कि अचानक एसी बंद हो गया। कुसुम देवी जी यह देखकर चौंक गईं कि उनकी बहू अनामिका के हाथ में एसी का रिमोट था। उसने ही एसी बंद किया था। कुसुम देवी जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू, एसी क्यों बंद किया है? तभी अनामिका ने कड़कती आवाज़ में कहा, मम्मी जी, सारा दिन आप एसी के सामने ही बैठी रहती हैं, मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना आता है? तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए दीपक जी बोले, बहू, ये कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? इतना काम करने के बाद भी अब क्या वह थोड़ी देर एसी में नहीं बैठ सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अपने दोस्तों और अखबार में ही खोए रहते हैं। हमें तो अपने बच्चों का भी सोचना है। आज से यह एसी का रिमोट मेरे पास ही रहेगा। यह एसी सिर्फ शाम को ही, जब आपका बेटा आएगा ऑफिस से, तब ही चलेगा। मैं खुद ही आकर आपको रिमोट दे दूंगी। यह कहते हुए अनामिका रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। कुसुम देवी जी तो जैसे सदमे से पत्थर ही हो गई थी। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत थी या कोई सपना। तभी दीपक जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो कुसुम देवी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दीपक जी ने कुसुम देवी जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटे और बहू में बदलाव तो वह पिछले काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के किच-किच करना, बेवजह चीखना और चिल्लाना अब हर रोज़ की बात हो गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दें, और दीपक जी भी यही सोचने लगे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे और बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन जब एक दिन सुबह की सैर करने के लिए वह पार्क गए तो वहाँ अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत ज़रूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद बेटे के नाम। कहीं बेटी की मोह माया में आकर अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत कर देना। भगवान न करे, लेकिन कल को तुझे कुछ हो गया तो कम से कम तेरी बाद इज्जत की दो रोटियां तो मिलेंगी तेरी पत्नी को। उन्होंने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने मकान उसके नाम कर दिया है। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था। दीपक जी थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने कुसुम देवी जी की तरफ देखा जो आंखें खोले छत की तरफ लगातार देखे जा रही थी। वह अपनी पत्नी से बोले, कुसुम, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया है, उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा है। इस उम्र में आराम करने की बजाय तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से ही फुर्सत नहीं है। रिटायरमेंट होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता हूँ, लेकिन इन सब का सिला हमें क्या मिला? बहू आए दिन बदतमीजियों पर उतर आती है और हमारा बेटा है जो जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस हुआ कुसुम, अब मुझे लगता है कि हमें अब अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कब तक बच्चों की खुशियों के लिए हम अपनी खुशियों के गले घोंटते रहेंगे? फिर कुसुम देवी जी बोली,
क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? कुसुम, बहुत समय से मेरे कहीं घूमने जाने की इच्छा है। फिर कुसुम देवी जी बोली, अजी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा और बहू गुस्सा ना हो जाएं, जब बिना किसी कारण बहू आए दिन हमें इतनी बातें सुनाती रहती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर दीपक जी बोले, कुसुम, मालूम है तुम्हें, बचपन में जब भी मैं हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास इतने पैसे ही नहीं थे। पिताजी एक छोटी सी नौकरी में जैसे तैसे करके घर का खर्च चलाते थे। बड़ी ही मुश्किलों से उन्होंने हम दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, तब जाकर इतने संघर्ष करने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिली थी। और जब सौरभ पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे पर ही खर्च कर दी थी। उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो बहुत ही मुश्किलों से बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मन मारकर अपनी ज़िंदगी जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्चा आना था, अब सब का इंतज़ाम हमने पहले ही कर रखा था, यही सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की कमी के कारण वह आगे ना पढ़ पाए। हमेशा अपने खर्चे काटकर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस समय उसने मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटी की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, यह सब कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था, यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज बहू के आगे सब कुछ नकार दिया। सोचा था कि बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे और बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी हैं। इतना तो हम उस समय भी बंधे हुए नहीं थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थीं, और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई घर में कामकाज में ही व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा और बहू हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तभी कुसुम देवी जी उदास होकर बोली, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, यही तो अब हमारी किस्मत है और हमें अब बहू बेटे के आगे झुककर हमेशा ऐसा ही रहना होगा पूरी ज़िंदगी। नहीं कुसुम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने जो भी सोचा है वह मैं करके ही रहूँगा। तभी कुसुम देवी जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने? फिर दीपक जी बोले, बस कल का इंतज़ार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन दीपक जी वैष्णो देवी जाने के लिए अपनी और अपनी पत्नी की टिकट करा कर ले आए। वह बस या ट्रेन की टिकट नहीं थी बल्कि हवाई जहाज की थी। उन्हें हर महीने 30,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपये की टिकट करवाई और 10,000 रुपये अपने पास खर्च करने के लिए रख लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाई तो कुसुम देवी जी घबरा गई। क्या आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया? अरे यह क्या किया आपने? अब बहू क्या कहेगी? अरे कुसुम, तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे और बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन बहू अनामिका गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, मम्मी जी, आखिर आप लोगों का ये चल क्या रहा है? उसकी यह बात सुनकर कुसुम देवी जी हैरान रह गई और पूछा, क्यों, क्या हुआ बहू? अच्छा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए। महीने की 8 तारीख होने को आई है। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकालकर मुझे दे दें। घर का राशन और बिजली का बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। कभी भी बिजली विभाग वाले बिजली काटने के लिए घर पर आ जाएंगे, फिर आप कैसे एसी का मज़ा लेंगी?
दरअसल बहू, वह बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैं एक साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा ली हैं। इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे। कुसुम देवी जी ने सकुचाते हुए कहा। तो भी उनकी बहू बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए? चुपचाप घर में ही बैठे रहिए, जैसे बड़े बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानती भी हैं घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आप आज के आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी कि कितना फालतू का खर्चा करते हैं उनके माता पिता, और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर घूमने जाने का सोचा भी कैसे? बहू अनामिका की बात सुनते ही कुसुम देवी जी समझ गई थी कि आज उनके बेटे के आने के बाद घर में अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही घर में यही तो होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटा और बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इसमें से 1000 रुपये निकालने की भी इजाज़त नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो घर में ज़ोरदार झगड़ा होता है। एक बार की बात है, दीपक जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर 10,000 रुपये का मोबाइल ला कर दिया, तो पेंशन में से 10,000 कम देखकर उनकी बहू दीपक जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 10,000 रुपये का आपने क्या किया है? कहाँ खर्च करके आए हैं? जब दीपक जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए एक स्मार्टफोन खरीदा है, टीवी तुम उसे देखने देती नहीं हो और उसका बहुत दिनों से रामायण देखने का मन कर रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए एक फ़ोन खरीद लिया। उसी समय अनामिका बोली, क्या फ़ोन खरीदने में आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए? इस उम्र में आप लोग इतने महंगे तोहफे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को। ज़रा सोचिए, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली, पानी, राशन, सबका बिल हमें देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को भी क्या पता है कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी ज़िंदगी तो आप गांव में रहे हैं। इस वाक्य को याद करते करते कुसुम देवी जी मन ही मन में घबराती जा रही थी कि जब बहू ने 10,000 के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, तो अब तो पेंशन के पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए हैं। शाम को जैसे ही कुसुम देवी जी का बेटा सोहन घर लौटा, तो अनामिका ने उसे सब कुछ बता दिया। सोहन उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर आया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, इस महीने की 8 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, और तो और हमसे बिना पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने का राशन का खर्चा कैसे चलेगा? और इतना फालतू पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? बुढ़ापे में घूमने का शौक़ चढ़ा है। अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते थे? ज़्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूम आते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो। इतनी बात सुनते ही दीपक जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और रौबदार आवाज़ में ज़ोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्चे नज़र नहीं आते। बहू आए दिन नई नई साड़ियाँ खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है, अपनी सहेलियों के संग क्लब जाती है। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या? और तो और हमारा एसी में बैठना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारी एसी में बैठने का समय भी निर्धारित कर दिया है। अरे बूढ़े हुए हैं, मर तो नहीं गए हम लोग। हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने से, ना जाने बाहर का खाना खाने से खर्चे नहीं बढ़ते क्या? अपने ऊपर तो खूब खर्चा करते हो, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्चा कर लिया तो भड़क पड़े। भूल गए अभी 2 महीने पहले ही तुम दोनों विदेश घूम कर आए हो, तो क्या हवाई जहाज की टिकट मुफ्त में आती है?
साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो। क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना पैसा खर्च कर रहे हो? फिर आज अपने घूमने जाने के लिए ज़रा सा पैसा हमने खर्च कर लिया तो तुम्हें तकलीफ़ होने लगी। फिर सोहन बोला, पिताजी, अपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ, मैं खुद ही खर्चा करता हूँ, खुद पैसा कमाता हूँ और खर्च करता हूँ, और उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तो बेटा, मैं भी अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अपने पिता का यह जवाब पाकर सोहन गुस्से में तमतमा गया और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए कि इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आज से आपका दाना पानी बंद। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का खाना पीना भी निकालूं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्च भी। इतना कहकर सोहन अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू अनामिका बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है, फिर कहीं जाकर 2 पैसे घर में लेकर आता है। हम कुछ दिन विदेश क्या घूम आए वह आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह दिखाई नहीं देता कि आपके 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखें। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं इस बुढ़ापे में। अब कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर पर ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाओगे तो घूमने में चक्कर में कहीं बीमार हो गए या हड्डी बड्डी टूट गई तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूँगी, फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती? बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है कि वह बीमार पड़ जाएगी। दीपक जी की बात सुनते ही अनामिका मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। कुसुम देवी जी तो अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल के आ गिरे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद कुसुम देवी जी अपने पति दीपक जी से कहने लगीं, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल लेना चाहिए, नहीं तो बेटा और बहू तो हमें घर में रोटी भी नहीं देंगे, घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा, बातें सुना सुनाकर हमें जीते जी ही मार देंगे। तभी दीपक जी बोले, तुम चिंता मत करो कुसुम, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह लिया, जितना सुनना था सुन लिया। यह लोग जब विदेश गए थे तो कम से कम 4 लाख का खर्चा कर कर आए होंगे और हमारे 100 रुपये खर्च करने पर भी कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहन करते रहेंगे हम? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते करते जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब कुसुम देवी जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। कुसुम देवी जी ने अपनी बहू और बेटे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक गुस्सा सवार था। ना तो वे किसी से बात कर रहे थे और ना ही किसी से नजरें मिला रहे थे। तभी दीपक जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो दीपक जी ने कुसुम देवी जी से कहा, कुसुम, अब हम लोग घूमने जाना है तो चलो, तो मैं 2-3 नई नई साड़ियाँ दिला देता हूँ और अपने लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीद लाता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं और घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। दीपक जी के इतना बोलने की ही देर थी कि उनके बेटे और बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघता हुआ उनका बेटा सोहन बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे, आपने तो सारी हद ही पार कर दी। आप अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने बेच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं। हमसे आपकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। फिर दीपक जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और क्यों कर लें? इस घर को मैंने अपनी कमाई से बनवाया है
और तो और इस घर की ज़मीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से तो यह घर मेरा है। नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वसीयत में क्या लिखवाया है। वह तो भला हो मेरे उस दोस्त का जिसने मुझे ये सलाह दी कि मुझे ने जीते जी यह मकान अपने बेटे के नाम नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की भी देरी नहीं करनी थी। एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब इज्जत कमाई है और अगर तुम लोग मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती करोगे तो मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आज मैंने फ़ैसला किया है, तुम ऊपर वाले हिस्से में अलग रहकर अपनी गृहस्थी बसा लो और मुझे हर महीने किराए के 20,000 रुपये दे देना, या कोई दूसरा मकान भी किराए पर ढूंढ सकते हो, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। आज महीने की 15 तारीख है, तुम्हारे पास 30 तारीख तक का समय है, सोच कर जवाब दे देना। तभी अनामिका बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो इतने बड़े घर का क्या करेंगे और इस बुढ़ापे में आप लोग की देख रेख कौन करेगा? हम आपके बहू और बेटे हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। तभी दीपक जी ने कहा, अरे अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा ये हाल है। अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो हम तुम्हारी रौब क्यों सहन करें? जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगे। और रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में मैं 2 किराएदार आराम से रख सकता हूँ और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने और घर के बाकी काम करने के लिए हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मज़े से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो। यह बात सुनकर सोहन और अनामिका दंग रह गए। चलो कुसुम, हम शॉपिंग करने चलते हैं, कहते हैं दीपक जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। दीपक जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय वह अपने लिए अपनी मनपसंद कपड़े खरीद कर ले आए, लेकिन उनकी बहू अनामिका ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ में आ गया था कि यदि अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें उसे और सुना देंगे। अगले दिन दीपक जी को कुसुम देवी जी को हवाई जहाज़ में बैठकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वह बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार अपना हवाई जहाज़ में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वे दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज़ देते हुए कहा कि हम 8 दिन के बाद आएंगे, तब तक तुम अपना इंतज़ाम कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ को देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहने लगे कि जहाज़ तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा था तो ऐसा लगता था कि यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज जब सामने से देखने पर पता चला कि असल में यह तो कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों वैष्णो देवी धाम पहुँचे तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। कुसुम देवी जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हमें एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर दीपक जी बोले, कुसुम, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में अभी भी है ना। उम्र के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गईं। अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई है। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर हम अपने बच्चों के सामने बोल पाए हैं, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है।
जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वह लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। वैष्णो देवी तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के एक मंदिर तक नहीं लेकर गया है। खैर छोड़ो सब इन बातों को कुसुम, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 8 दिन बीत गए। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही सोहन और अनामिका तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े आए और उनके पैरों में गिर गए। बोले, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपका जैसे इस घर में रहने का मन करे आप वैसे रहिए, जहाँ आपका घूमने का मन करे वहाँ घूम कर आइए, लेकिन हमें इस घर से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते हैं कि मेरी तनख्वाह इतनी है, अब उसमें से मैं मकान के किराए के 20,000 रुपये निकालूंगा तो हम खर्च कैसे चलाएंगे? फिर अनामिका बोली, माँ जी आप ही बाबूजी को समझाइए ना कि हमें इस घर से ना जाने के लिए कहें। अब से घर का सारा काम मैं ही करा करूँगी, आप बस एसी में बैठकर आराम फरमाइए और जी भर के मोबाइल पर अपनी पसंद के सीरियल देखिएगा। दीपक जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे और बहू को अक्ल आ गई है। अब वह उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है, मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, उसमें से आधे पैसे मैं अपने पास ही बचा कर रखूँगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरी और मेरी पत्नी की भी कुछ खर्च होते हैं। हमारी दवाइयों के खर्च, तो थायराइड की दवाई, तो कभी डायबिटीज़ की दवाई, तो कभी डॉक्टर के यहाँ अलग अलग तरह के चेकअप करवाने होते हैं, और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज रहूं, यह मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर सोहन ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। फिर सोहन ने अनामिका से कहा, अनामिका तुम खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से जाओ, देखो बाबू जी माँ जी इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, जल्दी से जाकर कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। इतनी बात सुनते ही दीपक जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि आज अगर उन्होंने अपने और अपनी पत्नी की आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय ना लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मार कर गुजारा करना पड़ता। कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। थोड़ा सा स्वार्थी बनने में कोई हर्ज नहीं होता है। हर माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी के साथ साथ अपनी और अपनी पत्नी की खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के प्यार में और उनके बड़ा करने में, उनकी जिम्मेदारियां निभाने में इतने बिजी ना हो जाएं कि वह अपने लिए थोड़ा सा समय ही ना निकाल पाएं। भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को देखने का हक केवल बच्चों का ही नहीं है, माँ बाप का भी है। तो दोस्तों, दीपक जी ने अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाया वह सही था या गलत, अपनी राय प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।